चलो क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम आदित्य है। अभी हम लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर अभी हमारे इस मुद्दे पर हम लोग आए हैं। हमारे साथ अभी गर्दनीबाग के कॉमर्स के जाने माने शिक्षक और शॉर्ट कॉमर्स जो गर्दनीबाग में एक शिक्षक संस्था है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके डायरेक्टर, शॉर्ट कॉमर्स के डायरेक्टर कुमार पीयूष राज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे इस लाइव सेशन में। धन्यवाद। झकास भारत के सभी दर्शकों को कुमार पीयूष राज का नमस्कार। सबसे पहला सवाल सर आपसे ये रहेगा मेरा, बिहार में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक पर इस कोविड का क्या असर पड़ा? देखिए, कोविड जो पैंडेमिक डिजीज है ये केवल भारत नहीं बल्कि इससे प्रभावित पूरा विश्व है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा और शिक्षा जगत से जुड़े हुए हर लोग प्रभावित हुए हैं। चाहे वो शिक्षक हो, छात्र हो, शिक्षक से जुड़े कारोबार, पेंसिल बनाने का उद्योग, किताब बनाने का उद्योग, इवन यहाँ तक जो पटना में लॉज है वो पूरा का पूरा लॉज खाली है। तो आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से और बौद्धिक स्थिति से भारत को बहुत ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा है। और जो आज का परिवेश है, और लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमियां सरकार की भी है, कमियां आम पब्लिक की भी है, जन चेतना का अभाव भी है। तो कमोबेश बहुत ज्यादा लॉस शिक्षकों को है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। बात करें अगर हम लोग कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक, उनकी स्थिति तो और नहीं है, उससे ज्यादा बुरा हालत है उन शिक्षकों का जो छोटा छोटा कोचिंग स्कूल चलाते थे। उनको आज पेमेंट नहीं मिल रहा है, उनके घर की स्थिति बहुत खराब है। कई ऐसे शिक्षक है जिनके बारे में मैं बात करूं, आज स्विगी से खाना डिलीवरी कर रहे हैं। तो इससे बुरा हालत तो शायद कुछ हो नहीं सकता। क्या सरकार की तरफ से शिक्षकों को कुछ सहायता दी जा रही है क्या? भारत सरकार की ओर से, बिहार सरकार की ओर दोनों सरकारों की ओर से। से। देखिए, अगर हम देखिए, कई तरह के शिक्षक हैं बिहार बिहार में और भारत में। सबसे हम बिहार की एक विडंबना है, यहाँ शिक्षकों को भी कैटेगराइज कर दिया। जैसे यहाँ पे वित्त रहित शिक्षक, वित्त सही शिक्षक, नियोजित शिक्षक, है ना, प्राइवेट शिक्षक, मतलब ऐसे ऐसे शिक्षक है कि अब सबका कैटेगरिया अलग अलग है। सरकारी शिक्षकों को सैलरी मिल रही है। दिक्कत उन शिक्षकों के साथ है जिन्होंने जिन्होंने कोचिंग को अपना करियर चुना था। उन्होंने बच्चों को शिक्षित कर अपना रोजगार आगे बढ़ाने के बारे में सोचा था। ये आज सबसे बड़ा दिक्कत है उन शिक्षकों के साथ जो किराए के मकान की बात करूं तो मैं देख रहा हूँ कि अभी पर महीना हमको जितना लॉस हो रहा है, जो भी मैं अर्न किया था सारा डेफिसिट में चला गया। उनको किराया देना, शिक्षकों को पेमेंट करना, उनके यहाँ काम करने वाले को पेमेंट करना। और बुरा तब लगता है आदित्य जी कि बिहार सरकार के जो आला कमान है, आप उनको देखिएगा तो हम लोग के कोचिंग संस्थान और स्कूल का तो सरकार ने तो पिछले साल से अभी तक बंद ही किया, एक आध महीना खोलने का परमिशन दिया। लेकिन उस बंद रहने के बाद भी हम लोगों को हर महीने का बिजली बिल लिया जा रहा है। इस मुद्दे को मैं आपके माध्यम से कहूंगा, आप लोग जोर शोर से उठाइए कि जो कमर्शियल संस्थान बंद है, शिक्षक संस्थान बंद है, तो बैठे बैठे बिहार सरकार उसका बिजली बिल क्यों ले रही है? आप इस मुद्दे पे जरा आप अपने अपने माध्यम से लोगों को तक पहुंचाइए कि बिजली बिल कहाँ से भरे। एक तो रेट दे रहा है और बिजली बिल का सरकार है उसका भी बोर्ड। तो स्थिति बहुत दयनीय है और क्या बताऊं मैं। कोविड की पहली जो वेव आई थी 2020 में, उसमें कई शिक्षक संस्थान के जो कई संगठन के भी लोग, शिक्षक संगठन के लोग सामने आए थे, सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, सरकार से अपनी बात रखे थे। क्या 2021 में भी इस तरह की योजना बन रही है क्या शिक्षकों की ओर से? देखिए, पिछले बार मैं आम शिक्षक होने पिछले बार जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद हम लोगों ने स्कूल खोलने की मांग सरकार से की, प्रदर्शन तक हुआ। लेकिन जो दमनकारी नीति सरकार ने अपनाया शिक्षकों के साथ, खासकर प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कोचिंग के खिलाफ, वो अमर्यादित था। शिक्षकों पे लाठी चार्ज तक हुआ। ऐसे शिक्षक जो हम लोग मुख्यमंत्री को बनाते हैं, हम लोग मुख्यमंत्री को पढ़ाते, एक आम इंसान को पढ़ाते, मुख्यमंत्री IAS IPS तक बनाते हैं, और हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है कि अब
यह पूरे बिहार के लिए शोभनीय है। यहाँ के शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को, पक्ष को, विपक्ष को, सबको सोचना चाहिए कि वो शिक्षक जो बिहार की स्थिति तो पहले से आप देखें, उद्योग धंधा नहीं है। हम लोग उद्योग धंधे एक शिक्षा में उद्योग के रूप में बढ़ा रहे थे, और आज कम से कम बिहार में लाखों नौजवान इसको शिक्षा के क्षेत्र को करियर के रूप में अपना के अपने जीवन उपार्जन करने के साथ साथ बिहार को एजुकेशन के क्षेत्र में भारत में सबसे आगे करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मिला क्या बंदे में? कुछ नहीं। हम तो एक ऐसे शिक्षक, मैं तो ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो याद होगा आदित्य जी कि पिछले दफा 4 साल पहले जब मैं सरकारी जॉब में गया था, तो आप बताए थे कि आपका एजुकेशन फील्ड ही अच्छा है, तो हम सरकारी सेवा छोड़कर एजुकेशन फील्ड में आए। और अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ सरकार के द्वारा। हम लोग तो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना किए, खुद से सारा काम किए, लेकिन सरकार ने कभी कोई सुध नहीं दी हम लोग। तो ये गलत बात है। इस कोविड में जो सेकेंड वेव आई है, कई एक साल तो छात्रों का भविष्य खराब हुआ ही, साथ साथ ये साल भी खराब होता हुआ दिख रहा है। आपका कोई मैसेज छात्रों को दिया जा सकता है क्या? इस समय का कैसे उपयोग किया जाए? देखिए, झकास साहब के दर्शकों को सबसे पहले बात मैं करूंगा, मैं एक आम शिक्षक होने के नाते एक जो महसूस करता हूँ, पिछले साल हम बिहार सरकार के बिहार बोर्ड की पहले बात करूंगा, फिर सीबीएसई बोर्ड की बात करूंगा, 11 की बात। आपने देखा होगा कि पिछले साल जो पूरा साल पढ़ाई नहीं हुआ, स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन उसके बाद 12 का रिजल्ट आया, सबसे बेहतरीन रिजल्ट आया। 10 का रिजल्ट सबसे बेहतरीन था बिहार सरकार का। तो कहीं ना कहीं एक ठगा हुआ रिजल्ट है जो मुझे प्रतीत होता है। क्यों? आप स्कूल में पढ़ाई नहीं, कोचिंग में पढ़ाई नहीं हुआ, तो बच्चों का रिजल्ट कैसे अच्छा हो गया? आप इस मुद्दे को जरा देखिए ना। आप स्कूल में नहीं गए, कॉलेज में नहीं गए, फिर भी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा। तब तो स्कूल में, मैं सोशल मीडिया पे कुछ मैसेज पढ़ा था जिसमें बताया जा रहा था कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को गर्व करना चाहिए कि उनका एग्जाम हुआ, रिजल्ट भी हो गया, और आप देख लीजिए सीबीएसई के बच्चों का उसको प्रमोट कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। तो इस तरह की बातें हो रही है। तो क्या बच्चे को सच में गर्व करना चाहिए क्या? नहीं, गर्व की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक अच्छा मैसेज बिहार सरकार के द्वारा, बिहार बोर्ड के द्वारा लिया गया कि समय पे एग्जाम करा दिया गया, समय पे रिजल्ट आता है। पूरे भारत में जहां तक मुझे प्रतीत होता है, बिहार बोर्ड सबसे पहले एग्जाम देता है, सबसे जल्दी रिजल्ट देने का काम करता है, और शैक्षणिक कैलेंडर अब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ आप देखेंगे क्या बिना पढ़ाई हुए इतना अच्छा रिजल्ट आ जा रहा है। बस ये जो है रिजल्ट का प्रोपोगेंडा फैला के एजुकेशन खराब कर दिया गया है। आप देखेंगे बिहार बोर्ड की बात, जी जी, पहले ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स का होता था, फिर 20 मार्क्स का हुआ, अब 40 के बाद फिर 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कर दिया। 12 का बच्चा केवल ऑब्जेक्टिव मार के पास हो जा रहा है। तो आप देखेंगे उससे रिजल्ट तो खराब, रिजल्ट अच्छा हो रहा है, लेकिन बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये प्रोपोगेंडा है, रिजल्ट अच्छा कर दो, उसके पास नॉलेज नहीं है। दूसरी तरफ देखेंगे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को बिना एग्जाम दिए पास किया जा रहा है। एक तरफ हम लोग स्किल इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि भारत आईटी सेक्टर बहुत अच्छा हो रहा है। क्या भारत सरकार, बिहार सरकार और पूरे देश की सरकारें, राज्य सरकारें मिलकर बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट नहीं लिया जा सकता था? ऑनलाइन एग्जाम, हाँ, 20 मार्क्स का ये एग्जाम लेते हैं, 80% का जो सिलेबस था उसको पिछले सर्टिफिकेट के अनुसार या वाइवा के लिए लिए होते, कम से कम 20 मार्क्स का एग्जाम ऑनलाइन स्कूल से ही लिया जाता, तो कम से कम बच्चों का रिजल्ट थोड़ा अच्छा था। उनको लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ा गया और मैंने जो एग्जाम दिया उसका रिजल्ट आया है। तो ये थिंकिंग सही नहीं है। बच्चे खुश हो, माँ बाप खुश हो, लेकिन जो टैलेंटेड फुल बच्चे हैं मैक्सिमम, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और रिजल्ट तो आप दे दिए, लेकिन ये बच्चे जो 9 से 10th में गए बोर्ड का एग्जाम दिए, 11th में आए नहीं पढ़े, फिर 12th में बोर्ड एग्जाम दिए, पास हो गए, क्या यह बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने योग्य है? शायद नहीं, शायद नहीं। और इनका जो एक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल, 10th का एग्जाम, 12th का एग्जाम, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरी जिंदगी की आधारशिला कमजोर कर दी सरकार ने। कुछ ना कुछ तो अच्छा करना चाहिए था।
और बिहार में तो बिहार की व्यवस्था देख रहे हैं, सारे स्कूल में ऑनलाइन एजुकेशन तक नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो कई बिहार। कई हाँ छात्र इस सवाल उठा रहे थे कि अगर हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, ऑनलाइन माध्यम से हमारी पढ़ाइयाँ हो रही है, तो हमारा एग्जाम ऑनलाइन ही क्यों नहीं लिया जाता है, अगर हाँ मैं भेजने की बात होती है तो। हाँ मैं इसी बात पे तो आ रहा हूँ ना, ये ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था, ऑनलाइन एग्जाम की व्यवस्था की जाती था। अब देखिए, मुद्दे तो कई है, मुद्दे कई है, बोलेंगे कि सारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। देखिए मैसेज तो शुरू हो सकता था, देखिए एक्सक्यूज बहुत सारा कुछ है, लेकिन अगर सरकार चाहती, सीबीएसई बोर्ड चाहती, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। जब देश में क्या कहते हैं मोबाइलाइजेशन हो सकता है ना, 370 जब केंद्र सरकार कितना अच्छा कदम उठा सकती है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार और केंद्र सरकार कहीं कहीं बहुत पीछे है। मुझे ये एज ए शिक्षक होकर प्रतीत होता है। और अब देखेंगे 12th और 10th और ग्रेजुएशन पास करने के बाद भी यहाँ का बच्चा कुछ नहीं जानता है, आगे उसका फ्यूचर क्या होगा। आप बात कीजिएगा ना बच्चों से, बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनके पास स्किल नहीं है, तो इसको बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसकी प्रासंगिकता थोड़ी कम है। उसको और अच्छा प्रासंगिक करके बच्चों को उद्यमिता की ओर, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर ध्यान देना चाहिए, और सरकार को उस प्रकार का कोर्सेज को लाना चाहिए जिससे बच्चे और अभिभावक बच्चों को उसमें प्रेरित करें, और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना जो हम लोगों ने की है उसको साकार किया जा सके। कई स्कूल कॉलेजों में पूरे बिहार में टीचरों की भारी कमी है, उस पे हाँ उस पे आपका क्या विचार है, क्या ये वैकेंसी जल्दी फिलअप नहीं कर देना चाहिए क्या? वैकेंसी फिर से बोलिया जाए दीदी, वैकेंसी कई बिहार के कई शिक्षक संस्थानों में, सरकार की बात करो, सरकारी शिक्षक संस्थानों में टीचरों की भारी कमी है, चाहे वो आप इस प्राइमरी लेवल में जाए, सेकेंडरी लेवल में जाए, चाहे महाविद्यालय की ओर चले जाते हैं, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं, वहां पे टीचरों की भारी कमी है। उस पे आपका क्या करना है, क्या इसको कमी बरकरार रखना चाहिए सरकार के द्वारा, या इसे फिलअप कर देना चाहिए? इस मुद्दे में कुछ बात मैं और जोड़ना चाहूंगा। शिक्षा क्योंकि की बात आप जुड़े हुए थे इस तरह की चीजों से, इसलिए मैंने चाहा कि पूछ लीजिए। मैं बताया कि शिक्षकों की सिर्फ तत्काल तुरंत बहाली करनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बहाली का जो कैटेगरिया होना चाहिए, उसमें मार्क्स बेसिस नहीं होना चाहिए। जो पिछले बार बिहार सरकार ने जो लिया, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, ये शिक्षक की गरिमा को ठेस पहुंचा, और अच्छे अच्छे शिक्षक बहुत कम आए। और जो मार्क्स बेसिस पे ऐसा, तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेकर शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए थी। दूसरा पहलू मैं बताऊंगा जो सबसे बीपीएससी लेवल है, जैसे बीपीएससी यूपीएससी अभी एग्जाम लेती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, आप सीधे उसका जॉब दीजिए, उसी टाइप का हाँ बोलना चाह रहे बिल्कुल, हैं ना? उस तरह का टेस्ट लेके, उस तरह का एग्जाम लेके शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हो रहा है। ये गलत था जो लिया गया। आज अब सरकार तो अच्छा कदम उठा रही है। एक बात मैं बताऊंगा, जो जी दर्द होता है ऐसे शिक्षक हो गए, मैं कम से कम 30 से 40 स्कूलों में बच्चों से गेट टुगेदर हो गया हुआ हूँ, और मैंने 9th 8th 10th के बच्चों से पूछा, 11th के बच्चों को पूछा, 12th के बच्चों से पूछा, तो मैंने पूछा बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे, तो मैं बताऊं उसमें से 40 स्कूलों की बात करूं, तो मुझे 20 बच्चे भी ऐसे नहीं मिले होंगे जो बोले होंगे मैं शिक्षक बनूंगा। 40 स्कूल में, मतलब अगर मैं 10,000 बच्चों से मिला, 10,000 बच्चों में 10 बच्चे भी हम्म, आदित्य जी 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 बोल रहे हैं। कह रहा था कि मैं 10,000 बच्चों से मिला। तो आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही है, नेटवर्क इशू आ रही है। अब ठीक है। जी जी, कोशिश हाँ, कीजिए थोड़ा नेटवर्क इशू। मैं बोल रहा था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करते करते 30 से 40 से ज्यादा स्कूल में मैं विजिट किया, ठीक है। वहां मैंने जी बच्चों से पूछा बच्चों बड़े होंगे क्या बनोगे, 9th 10th 11th 12th के बच्चों से। उसमें से मुझे 10,000 बच्चे अगर होंगे, 10,000 बच्चों में मुझे 10 बच्चे भी ऐसे नहीं मिले जिन्होंने कहा हो कि मैं बड़ा होकर शिक्षक बनूंगा।
आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार का समाज में निर्माण कर रहे हैं। आज के बच्चे शिक्षक बनना नहीं चाहते, क्यों? सबसे कम पेमेंट शिक्षकों को मिलता है और उनको टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता है। स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको क्या किया जाता है, खिचड़ी बनवाने का काम किया जाता है, फल पोलियो में डाल दिया जाता है। सारा जो पढ़ाने के अलावा सारा काम शिक्षक करेंगे। बताओ भाई, चाहे चुनाव में ड्यूटी देना हो। अभी आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुआ जिसमें से 2000 से अधिक टीचरों का जान चला गया। मैं बता रहा हूँ बिहार में 600 से ज्यादा शिक्षकों की मृत्यु कुछ समय पहले हो गई और यूनिवर्सिटियां में 100 से 150 शिक्षक का देहांत हो गया। यूपी में चुनाव जरूरी था, वहां पे 2500 से ज्यादा शिक्षक मरे हैं सर चुनाव। तो मैं बताऊं सरकार जो इस पहल में शिक्षकों के साथ दोहरा रवैया है। सबसे कम बिहार में सैलरी शिक्षकों की मिलती है, तो कैसे भारत और बिहार का निर्माण किया जाएगा? आप सोचिए, जो सौतेला रवैया शिक्षकों के साथ है और हम लोग प्राइवेट कोचिंग स्कूल चलाने के बाद पिछले 1.25 साल से जब से कोविड आया है, सरकार ने हम लोग एक सूद तक नहीं लिया, बिजली बिल तक रोका नहीं गया, माफ नहीं किया जा रहा है। तो मुझे तो लगता है शिक्षक होना सबसे ज्यादा कड़वा घूट पीना है। इसलिए अच्छे से शिक्षक धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और कमर्शलाइजेशन होते जा रहा है। क्या बताएं? अभी कोविड में सब कुछ बंद है, आपके शिक्षक संस्थान भी बंद है, खोलने की अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। एक शिक्षक के रूप में आप किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं? और दूसरी बात है कि अगर ये कब तक खुलने का उम्मीद है? देखिए, अभी तो जैसा पिछले साल हुआ था अगस्त सितंबर के पहले, तो मुझे नहीं लगता कि बिहार सरकार या केंद्र सरकार इसमें कोई अपना बिहार सरकार दिमाग लगाएगी, क्योंकि सबसे पहले स्कूल कॉलेज बंद होता है, ठीक है, और सबसे पहले ठीक है, सबसे आखिरी में। हाँ, हमसे जुड़ा हुआ लोग, जैसे बताऊंगा, स्कूल कोचिंग में डायरेक्ट रूप से शिक्षक, लॉज के मालिक, एक इंडस्ट्री से पेंसिल कॉपी किताब से जुड़े हुए लोग, टाइपिस्ट के लोग, प्रिंटिंग के लोग, सारे बेरोजगार। तो फिर जो है सरकार को कम से कम कुछ न कुछ आर्थिक पैकेज शिक्षकों के प्रति देना चाहिए, चुन कर देना चाहिए। आप बोलेंगे सर ये संभव नहीं है, वोट लेते समय चुन कर घर पे पर्ची पहुंच सकता है, तो आपको चुन करके शिक्षकों को कम से कम उसे जीवन यापन के लिए कुछ आर्थिक पैकेज देना चाहिए था। और इसके बाद जैसे ही कोविड कम होता है तो मैं मांग करूंगा बिहार सरकार से कि शिक्षक संस्थान को खोलने का परमिशन दिया जाए, आप गाइडलाइन डालें और उस गाइडलाइन को फॉलो जो इंस्टीट्यूशन करेगा उसको आप खोलने का काम कीजिए और आप खुद मॉनिटरिंग कीजिए। और मॉनिटरिंग के लिए हम लोग कमेटी में हम लोग को भी शामिल कीजिए, मॉनिटरिंग कीजिए कि ये इक्विपमेंट होना चाहिए था और उस इक्विपमेंट के साथ हम लोग कोचिंग स्कूल खोलने को रेडी है पूरा का पूरा। अब हम लोग बात करते हैं चाइना की, आप चाइना से कंपेयर करते हैं, अरे हमसे तो अच्छा कहीं ना कहीं पाकिस्तान है, मुझे बोलते शर्म नहीं है, हमसे कहीं अच्छा आज पाकिस्तान है। मेडिकल फैसिलिटी मुझे लगता है मात्र वहां पे जो हमारा जो डेट कैजुअलिटी है उसका वहां पे 8% भी उसका नहीं है, 10% भी नहीं क्या उसके यहाँ। हमारे यहाँ जो डेट रेशियो है उसका 10% भी नहीं है। हमारे यहाँ जितना पेशेंट है उसके यहाँ पाकिस्तान में शायद 21 से 25 लाख मात्र पेशेंट ही है, हमारे यहाँ 3-3 करोड़ पेशेंट रहे। तो हमसे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान है इस मुद्दे पे, हमसे अच्छा कहीं ना कहीं चाइना है, जिसने क्या किया कोविड में रोक लिया अपने आप को, वहाँ स्कूल कोचिंग इंडस्ट्री सारा स्टार्ट है। हमारे 1.25 साल से क्या हुआ, एक संस्थान बन गए। सरकार को कार्य करना चाहिए था, सरकार अपने कार्य को अच्छी तरह से शायद नहीं की है, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते मैं बहुत झेल रहा हूँ। आर्थिक तंगी हमारे पास है, सामाजिक रूप से स्टाफ छोड़ते चले जा रहे हैं, मगर मानी का बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया किराया का। बताइए किराया 1 साल में हो गया 10,000, तो 12 महीने में 1,20,000 रुपया, 2-3 हज़ार रुपया बिजली बिल। तो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत थका हुआ महसूस कर रहा, बहुत दबा हो। कई शिक्षक तो सुसाइड कर लिए, अब यही मंजर देखने को आ रहा है। आखिरी सवाल आपसे रहेगा मेरा कि आप कॉमर्स के शिक्षक हैं, 10th का बच्चा पास आउट, अभी एक रिजल्ट आने के बाद वो 11th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है,
हाँ बच्चे डिसाइड नहीं कर पा रहे वो साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स की ओर मूव करें। आप कॉमर्स के शिक्षक हैं, आप हाँ। कुछ कॉमर्स क्यों लेना चाहिए और कैसे अच्छा है छात्रों के लिए, इस पे थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात रखें। अच्छा देखिए, बच्चों को सबसे पहले पता है क्या, अपने आप को एनालाइज करना चाहिए, ठीक है, जी कि वो उसका उसका रुझान किस क्षेत्र में है। अगर उसका रुझान एडवर्टाइजमेंट क्षेत्र में है, अगर वो चाहता है सीए बने, सीए में करे, बिजनेस लाइन में जाए, एडवर्टाइजमेंट लाइन में जाए, मार्केटिंग लाइन में जाए, तो आपके लिए कॉमर्स बहुत अच्छा है। इसके अलावा शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, कॉमर्स का जो क्षेत्र बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा है, आप घर से निकलते हैं बिजनेस है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लाइन है, एंटरप्रेन्योरशिप अभी डेवलप हो रहा है। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी कॉमर्स के क्षेत्र में है। और जो जो स्टेट भारत का कॉमर्स के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में आगे रहा, गुजरात हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, कानपुर हो, मतलब यूपी हो, ये सारे स्टेट आज डेवलप है। तो कॉमर्स के क्षेत्र में जो बच्चे आएंगे उनके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है। इवन अभी पूरे बिहार की मैं बात करूं, कम से कम बिहार की बात करूं, तो कॉमर्स के क्षेत्र में शिक्षक की बहुत कमी है। आप शिक्षक अच्छे बन सकते हैं, प्रोफेसर अच्छे बन सकते हैं, इंडस्ट्री आप पूरा का पूरा खोल सकते हैं। तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है कॉमर्स के क्षेत्र में। प्रिंटिंग लाइन आपका अच्छा है, बुक पब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे ब्राइट फ्यूचर अभी आने वाला भविष्य कॉमर्स का है। किस तो तरह बच्चे की कॉमर्स की जरूर। सब्जेक्ट कॉमर्स में पढ़ी जाती है। हाँ, सबसे पहले अकाउंटेंसी एक पहला पेपर है, दूसरा है बीएससी बिजनेस स्टडी, तीसरा है इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे पेपर हैं। अकाउंटिंग में हम लोग देखते हैं अकाउंट, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाता है, हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस स्टडी में देखेंगे बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री क्या है, कैसे उद्योग धंधा को लगाया जाए, उसके लिए क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। फिर इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं पूरा का पूरा सिनेरियो देखते हैं। और आप इवन इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स को हमारे प्रधानमंत्री भी पहले रह चुके हुए हैं। हाँ। तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है कॉमर्स में। और फ्यूचर बस कॉमर्स का है, सबसे ज्यादा ब्राइट है। ऐसे सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, सारा स्ट्रीम अच्छा है, साइंस आर्ट कॉमर्स सारे अच्छे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब डिमांड कॉमर्स का रहा, और भारत को बढ़ाने के लिए कॉमर्स का योगदान बहुत आगे। तो हम लाइव सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे झकास भारत, मैं आदित्य हूँ, मेरे साथ अभी कुमार पीयूष राज जी जुड़े हुए थे, जो शॉर्ट कॉमर्स गर्दनी बाग शॉर्ट कॉमर्स में है, उस शॉर्ट कॉमर्स के डायरेक्टर भी हैं और शिक्षक हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हम लोग को दिया। अगले वीडियो में फिर से धन्यवाद भारत के दर्शकों को।